के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, बस यही अवगत कराना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कि बामन वैष्णव जी के द्वारा जितने मैंने उनके प्रोग्रामों को सुना है और मैं काफी समय से उसे सुनते आ रहा हूँ और उनकी बातों को सुनकर एक बात समझ में आती है मेरे कि वो भारत संविधान को बड़ी आस्था रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं और भारत संविधान के जो अधिकार लोगों को मिले हैं और उनमें ईसाइयों को भी अपने अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ईसाई के लोगों के अधिकारों को लोग रोक रहे हैं। उन्हें आराधना तक नहीं की जाती, वो चर्च में जाने तक उन्हें रोका जाता है, उन्हें जब वो प्रचार करते हैं वो भी रोका जाता है। लेकिन ये संगठन है जो कि दूसरों के अधिकारों की बात करता है और हम कदम से कदम मिलाकर इनके साथ में रहेंगे और जब हमारे ऊपर कोई बात आएगी हम चाहेंगे कि हमारे भाई लोग हमारे सामने आए और इनके ऊपर कोई बात आएगी तो हम इनके सामने खड़े, ताकि दुश्मन इनके सामने खड़े ना होने पाए। और हमारे क्रिश्चियन मोर्चा को देशवासी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। लगातार इसी तरह हम परिश्रम करते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। माननीय सरगस कुमार पास्टर साहब, मैं आमंत्रण करता हूं 2 मिनट के लिए माननीय केपी सिंह बौद्ध जी, जो कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता फिरोजाबाद से हैं। 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे केपी सिंह बौद्ध जी। इस बहुजन क्रांति के महापुरुषा अगर कोई चीज है तो वो संविधान है और लोकतंत्र है। अगर ये संविधान और लोकतंत्र बचा रहेगा हम लोग सुरक्षित बने रहेंगे। अगर ये संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था चरमरा गई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो आन और बान और शान है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। बाबा साहब ने संविधान देते समय एक बात कही थी कि संविधान का मोर्चा है जिसके माध्यम से संविधान को और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, आम आदमी को सुरक्षित किया जा सकता है, महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम तन मन धन से सहयोग देकर इस राष्ट्रीय मोर्चा को आगे बढ़ाएं। ये बहुजन क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसके माध्यम से हम 70 साल की जो किया गया है, अगर संविधान सही इस्तेमाल किया जाता आज इस देश में किसी प्रकार की अराजकता नहीं होती। मैं अंतिम बात एक बार और कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष में मुसलमानों को अगर सुरक्षित रहना है तो इनको संविधान को जानना होगा, लोकतंत्र को जानना होगा। इनके अलावा इनके पास कोई चीज नहीं है। जब तक इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, कोई भी काम कहीं नहीं रुके और बहुत अच्छी मेरे घर की हालत है और मेरे बच्चे अमेरिका में भी पढ़ रहे हैं और IAS भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे बच्चे अगर कामयाब हैं तो मैं कामयाब नहीं, मैं कामयाब उस टाइम हूं जब मेरी पूरी कौम कामयाब होगी। और हे मुसलमानों, मैं आपको खास तौर से कहने आया हूं और मुसलमानों से मैं एक मुसलमानों के बच्चों के लिए भीख मांगने आया हूं। खास तौर से मुसलमानों से इन मुसलमानों के बच्चों के लिए एक भीख मांगने आया हूं। और कौन कहता है, कुछ कहते हैं हिंदू बुरा है, कुछ कहते हैं मुसलमान बुरे हैं। पावन मेश्राम जी कहते हैं हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो इंसान बुराई पे आ गया वो इंसान बुरा है। हमारी दुआओं में नबी से ज्यादा ताकत नहीं, लेकिन नबी ने भी जब हालात बिगड़े थे तो दुआ की थी कि अल्लाह या तो अबू जहल को या हजरत उमर को दीन में दाखिल कर। तो वही हुई, वही आई कि हजरत उमर को कबूल किया और हजरत उमर दीन में दाखिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत उमर से काम लिया। उस टाइम पे हजरत उमर थे, आज के टाइम पे अगर कोई है तो वो मुसलमानों का रहनुमा, अगर कोई है तो वो बाबू में शराब है। सारे लोग बिजली पानी दे न सके जो पीछे तक वो आधे किलोमीटर
साथी, सड़क सुरक्षा दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। कितने लोग इस निकम्मी सरकार को बदलना चाहते हैं? सारे लोग। तो कौन सी सरकार बनाना चाहते हो? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, बोल 85, ये आजादी झूठी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। जय मूलवासी, जय भारत। जोरदार स्वागत और नारे के लिए आमंत्रित करता हूँ। वोट 85, वोट 85, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज। साथियों, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा मंडल स्तरीय रैलियों का आयोजन किया था, उस रैलियों का समापन कार्यक्रम आज आगरा में है। सारे प्रदेश में हम लगातार परिवर्तन मोर्चा के कार्यक्रम कर रहे हैं और उस परिवर्तन मोर्चा का कार्यक्रम आज 9 तारीख को उसका समापन होने जा रहा है। उसका आखिरी स्पीच मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। लगभग ये आप लोगों को आज की खबर पढ़ने के बाद मालूम हो गया होगा कि कल चुनाव आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। तो चुनाव आयोग के लोगों को भी लगता है मालूम रहा होगा कि हमारी आगरा की रैली, फिजिकल रैली 9 तारीख की है, तो 8 तारीख को ही उन्होंने का कार्यक्रम घोषित किया और 15 तारीख तक फिजिकल रैलियों पर पाबंदी लगाई। 8 तारीख को चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित किया, आचार संहिता लागू होने की घोषणा की और 15 तारीख तक भीड़ वाली रैलियों की जो रैलियां होगी उस पर पाबंदी लगाई। भीड़ की रैलियों का क्या होगा कुछ नहीं बताया। वर्चुअल होगी, कैसे वर्चुअल होगी कुछ नहीं बताया। तो मैं दूसरी बात इसके साथ क्लब करके आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारी 500 गाड़ियां पुलिस वालों ने कार्यक्रम स्तर तक आने नहीं दी। ये अभी मेरे पास में खबर है, 500 गाड़ियां को रोक के रखा हुआ है पुलिस वालों ने। और पुलिस वालों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि हमारी जरा खिंचाई कम कर लेना, ऊपर वाले हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इस वजह से इलीगल काम हमको करना पड़ रहा है। हम भी जानते हैं ये इलीगल है, मगर ऊपर वाले के कहने पर हम ये इलीगल काम कर रहे हैं।
तो 500 गाड़ियां उन्होंने यहाँ रैलियों में आने के लिए रोक लगाई है। हमारी समापन रैली थी और हम लोग प्रतिदिन रैलियां कर रहे हैं सारे उत्तर प्रदेश में। हमारे पास कोई काला धन नहीं है, काला तो दूर की बात है, सफेद नहीं, काला तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास सफेद नहीं है, मगर हमारे पास एक बहुत बड़ा धन है। उस धन का नाम है जन धन। जन धन है हमारा। मोदी जी के पास कितना जन धन है? तो आचार संहिता लागू होने के पहले सारे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, सारे रोडवेज के गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए भीड़ इकट्ठा करते। कितना जन धन है आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी माइनॉरिटी के आईएएस आईपीएस अधिकारी है। तो मेरे पास ये भी जानकारी है कि एक अधिकारी के पास रैली के लिए 55 लाख रुपया मंजूर किया कि रैली में लोगों को लेके जाना है मोदी जी। सरकारी पैसा, जनता का पैसा, वो अधिकारी ने मुझे बताया। तो सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को लाते थे। फिरोजपुर में 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी और वहां पर केवल 700 लोग थे। मोदी जी को सुनने के लिए 700 लोग थे। मैं जनधन की बात आपको बता रहा। मोदी जी को सुनने के लिए जनधन कितना आया था? 700 लोग। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के, हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने मोदी जी को बताया कि मोदी जी जिस रैली के लिए आप आ रहे हैं, अब मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूं, सरकारी मशीनरी इधर कांग्रेस की है, वो तो सरकारी मशीनरी से लोगों को लाया नहीं जा सकता और किसान बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो यहाँ केवल 700 लोग हैं, तो क्या करें? तो मोदी जी ने कैप्टन अमरिंदर जी को कहा, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगा, मैं इसका कोई न कोई तजवीज, कोई रास्ता निकालता। तो मोदी जी ने रास्ता निकाला और रास्ता निकालकर भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस पहुंच गए और अधिकारियों को कहा कि आपके मुख्यमंत्री को खबर दे देना कि मैं जिंदा वापस लौट के आ गया। मोदी जी ने अधिकारियों को कहा कि आपके मुख्यमंत्री को खबर कर देना कि मैं जिंदा वापस लौट कर आ गया हूं। यानी आधा सेंटेंस प्रधानमंत्री ने बोला, आधा सेंटेंस जो नहीं बोला वो मैं बता, जो उन्होंने नहीं बोला कि आप तो मुझे मरवाना चाहते थे मगर मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूं। आपको समझ में आ गया होगा। आधा सेंटेंस मैंने जोड़ करके आपको सही सही जो बात है वो बताई कि आपके उनके अधिकारियों कहा कि आपके मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूं। तो आधा सेंटेंस ये था कि आप तो मरवाना चाहते थे, मैं वापस जिंदा आ गया हूं। मोदी जी को पंजाब के किसानों ने काले कानून वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया, साल भर से ज्यादा समय लगाया। गर्मी, बरसात और ठंडी के बीच में 700 से ज्यादा किसान जो है वो मरे, मगर एक भी मरने वाले किसान के ऊपर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कोई दुख व्यक्त नहीं किया। मोदी जी को कोई एहसास
मोदी जी को किसानों के मौत का कोई एहसास नहीं हुआ, मगर पंजाब के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं, तो क्या किया? मौत का एहसास कराया। मारा नहीं, मौत का एहसास कराया। साथियों, मौत क्या होती है उसका एहसास कराया। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।